हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश सिंह पुनः स्वागत है। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम IVS एंटरप्रेन्योरशिप का यूनिट 6 करवाने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपका बहुत ही क्लियरेंस के साथ होगा स्टूडेंट्स, बहुत ही क्लियरली होगा, ठीक है, और बहुत ही कम समय में हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं, ठीक है, देखिए 3 पेज है आपका, ठीक है, इतना में ही आपका ख़त्म हो जाने वाला वीडियो। उसके बाद हम अपने शब्दों में बढ़िया से समझाने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल में नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले समय आपको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है, ठीक है, सारे UGPG सारे सेमेस्टर्स का और सारी यूनिवर्सिटी का। तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो पहला 6 यूनिट है आपका बौद्धिक संपदा से रिलेटेड है, ठीक है। अब बौद्धिक संपदा होता क्या है? तो बौद्धिक संपदा जो होता है आपके यहाँ पर आपको बताते हैं, ठीक है। मनुष्य अपनी बुद्धि से कई तरह के आविष्कार और नई रचनाओं को जन्म देता है। मनुष्य जो होता है वो बहुत सारे आविष्कार करते हैं और बहुत सारी नई रचनाओं को बनाते हैं। उन विशेष आविष्कारों पर उसका पूरा अधिकार भी है, लेकिन उसके इस अधिकार का संरक्षण हमेशा से चिंता का विषय भी रहा है। देखिए, कोई आविष्कार किया कुछ, तो वो नई चीज़ों को बनाया, नया आविष्कार किया, तो उस आविष्कार में पूरा अधिकार किनका होना चाहिए? जो आविष्कार किए हैं उनका होना चाहिए, आविष्कारक का होना चाहिए। लेकिन कभी कभी जो है सो जो आविष्कार किए हैं उसका अधिकार पता ही नहीं चलता कि इसका आविष्कार कौन किया है, ठीक है। तो उसके लिए जो है सो बहुत सारा नियम कानून बना दिया गया है, ठीक है। तो उसी को बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। किसी के बौद्धिक मतलब हुआ बुद्धि से बनाया हुआ, ठीक है, दिमाग से बनाया हुआ। संपदा यानी कि कोई आविष्कार चीज़, जैसे कोई चीज़, जैसे किसी चीज़ का आविष्कार किया, ठीक है, अपने बुद्धि से अपने दिमाग से बनाया हुआ कुछ चीज़ का जो अधिकार होता है उसको बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। अब यहाँ देखिए, आपने यहाँ किताबी शब्दों में लिखा हुआ अधिकार का संरक्षण हमेशा से चिंता का विषय भी रहा है कि कैसे कोई बता पाएगा कि इसका आविष्कार इन्होंने ही किया है, ठीक है। तो उसके लिए यहीं से बौद्धिक संपदा और बौद्धिक संपदा अधिकारों की बहस प्रारंभ होती है। यदि हम मौलिक रूप से कोई रचना करते हैं और इस रचना का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी तरीके से अपने लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह रचनाकार के अधिकारों का स्पष्ट हनन है, ठीक है। अगर आविष्कार हम किए, कोई चीज़, किसी वीडियो को हम बनाए और उस वीडियो को कोई दूसरा अपने चैनल में डाल रहा है, तो ये मेरे अधिकार का हनन हो रहा है ना। मेरे चीज़ को कोई दूसरा लाभ कमा रहा है उससे, तो ये मेरे अधिकार, मेरे संपदा का जो है सो हनन हो रहा है, मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हम बता सकते हैं स्टूडेंट्स, किसी का कॉपीराइट, ठीक है, जैसे किसी का बुक कोई दूसरा नहीं छपवा सकता है, वो तैयार किया है, जो सबसे पहले तैयार किया उस बुक को, उसका अधिकार उसमें है, ठीक है। तो इसी को बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। अब आगे देखिए, जब दुनिया में बहस तेज हुई कि कैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा की जाए, तब संयुक्त राष्ट्र के एक अभिकरण विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO की स्थापना की गई। जब पता चला कि कैसे किसी का कौन आविष्कार किया, कौन किस चीज़ का खोज किया, उसका अधिकार कैसे पता चलेगा, तो उस समय जो है सो बौद्धिक संपदा संगठन का, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का स्थापना किया गया, ठीक है। इस संगठन के प्रयासों से ही बौद्धिक संपदा अधिकार के महत्व को प्रमुखता प्राप्त हुई। ये बौद्धिक संपदा अधिकार मतलब आप समझ लीजिए कॉपीराइट, ठीक है, किसी का कॉपीराइट। इस आलेख में बौद्धिक संपदा अधिकार, इसके प्रकार, बौद्धिक संपदा संदर्भ में भारत का नजरिया और विश्व से विमर्श करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक। आगे देखिए, परिचय, ठीक है। बौद्धिक संपदा का अधिकार जो किसी आविष्कार या सृजनात्मक गतिविधियों के आधार पर प्रदान किया जाता हो, इसके अंतर्गत पेटेंट क्या है आगे बताएंगे, ठीक है। औद्योगिक डिजाइन, किसी का औद्योगिक डिजाइन हम नहीं ले सकते हैं, कॉपी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रतिलिपियाधिकार मतलब किसी का चीज़ लिखा हुआ हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। पादप प्रजनन का अधिकार, और देखिए एकीकृत परिपथ को लेआउट या खाका डिजाइन आदि आते हैं। बौद्धिक संपदा के वे सभी अधिकार हैं जो किसी उपभोक्ता को सूचना प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बौद्धिक संपदा अधिकार हो गया, ठीक है, किसी चीज़ का कॉपीराइट वगैरह, ठीक है। अब देखिए नवाचार का महत्व क्या है? नवाचारों के प्रयोग से जो सफलता एवं धनात्मक परिवर्तन हुए, इस कारण इनके महत्व में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई, ठीक है। नवाचारों का प्रयोग जो है स्टूडेंट्स, सफलता और धनात्मक परिवर्तन अचानक से हो गया, ठीक है। कभी देखिए कोई बिजनेस किया है और अचानक से उसका धन में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि जो पहले अगर 100 रुपया कमा रहा था, अगर वो 200 रुपया कमा रहा है, ठीक है, तो धनात्मक परिवर्तन हो गया उसके साथ। तो नवाचार के वजह से, नवाचार का मतलब हुआ से कोई
जैसे कि देखिए नया नया दिमाग लगाना, जैसे कि पहले पढ़ाई होता था हम लोग का टीचर से होता था, ठीक है। अब देखिए कितना सारा मशीन भी आ गया, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह, कहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। नवाचारों का महत्व कितना ज़्यादा हम लोग विद्यार्थियों के ऊपर पड़ा है, ठीक है। ऐसा आप लोग समझ सकते हैं नवाचारों का महत्व कितना ज़्यादा विद्यार्थियों के ऊपर पड़ा है। आजकल हम लोग मोबाइल से ही सारा कुछ कर पा रहे हैं, इंटरनेट के वजह से हम लोग पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। पहले होता था गुरु जी के पास जाना होता था, वो बताते थे, ठीक है। अब देखिए कितना सारा सुविधा हुआ, इन नवाचारों की वजह से हुआ, ठीक है। नवाचार मतलब नया नया टेक्निकल चीज़ें, ठीक है। अब देखिए नवाचारों के प्रयोग से सफलता एवं धनात्मक परिवर्तन हुए। सफलता तो फटाक से मिल जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर देखिए हम यहाँ फटाक से तुरंत वीडियो बनाते हैं, आप लोग देख पाते हैं और फिर आप लोग एग्जाम में बढ़िया नंबर ले आ पाते हैं एक ही दिन में, ठीक है। इसके लिए आपको ना ही हमको आपके घर जाना पड़ा, ना ही आपको हमारे घर आना पड़ा, ठीक है, और ना ही किसी तरह के कुछ पे करना पड़ा। तो आप लोग समझ सकते हैं, और सफलता प्राप्त हो जाता है और धनात्मक परिवर्तन भी हो जाता है। इनके महत्व में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई, बहुत सारा इसका वृद्धि होते गया है, ठीक है। वर्तमान में नवाचारों का प्रयोग शिक्षण विषय में, यानी कि शिक्षण में व्यापकता के साथ किया जा रहा है, क्योंकि इससे शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों ही लाभान्वित होते हैं। टीचर भी लाभान्वित हो रहे हैं, आसानी से पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है, और विद्यार्थी लोग भी आसानी से पढ़ पा रहे हैं। नवाचार, नव प्लस आचार का अर्थ किसी उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा में थोड़ा बहुत बड़ा परिवर्तन आने से है। किसी सेवा में, यानी सेवा में देखिए पहले छोटा सा हॉस्पिटल था, अब बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो गया है, तो सेवा परिवर्तन तो आ गया ना, उसमें नवाचारों का प्रयोग होने लगा, एक तरह से कह सकते हैं नवाचार, दिमाग लगाया गया उसमें थोड़ा, और मशीन वगैरह आ गया ज़्यादा कुछ, तो आप लोग समझ सकते हैं। नवाचार के अंतर्गत कुछ नया और उपयोगी तरीका अपनाया जाता है। नवाचारों के अंतर्गत जो है सो कुछ नया और उपयोगी तरीका अपनाया जाता है, जैसे नई विधि, नई तकनीक बोले ना, न्यू टेक्निक, जैसे कि हम लोग मोबाइल वगैरह से पढ़ लेते हैं बढ़िया से, कंप्यूटर लैपटॉप से, तो यही सारा है, ठीक है। नई विधि, किसी चीज़ में नया विधि आ गया, ठीक है, किसी चीज़ में जो है सो नया विधि आ गया। नई कार्य पद्धति, कोई कार्य पद्धति भी नया हो गया। नई सेवा, नया उत्पाद आदि। नवाचार को अर्थतंत्र का सारथी माना जाता है। जो नवाचार होते हैं वो अर्थतंत्र का सारथी होते हैं, और होंगे ही स्टूडेंट्स, ठीक है। इतना सारा ये इससे हो रहा है, इतना सारा सेटेलाइट वगैरह लग गया है, ठीक है। अब देखिए पेटेंट और ट्रेडमार्क के बारे में जानते हैं इसमें, ठीक है। एकदम अपने शब्दों में, आज तक आप लोग नहीं समझे होंगे उस तरह से हम समझाने वाले हैं, ठीक है। छोटे व्यवसायों में पेटेंट और ट्रेडमार्क क्या होता है और पेटेंट क्या होता है। पेटेंट के बारे में पहले जानते हैं। आपके निर्माण की प्रतिभा है, देखिए आपके पास निर्माण की प्रतिभा है, आप कुछ चीज़ को निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, और धन इकट्ठा करने की इच्छा भी है, धन इकट्ठा भी करना है। दुर्भाग्य से उस विचार को कभी महसूस नहीं किया गया, क्योंकि किसी और ने आपका विचार चुरा लिया, क्योंकि आप पेटेंट नामक एक छोटी सी चीज़ से अनजान थे। देखिए किसी चीज़ को आप सोचते हैं और वो चीज़ जो है सो किसी दूसरे ने आपका चुरा लिया विचार को, और वो उस चीज़ का आविष्कार कर दिया, ठीक है। तो जिससे आप धन कमाना चाह रहे थे उससे वो कोई दूसरा कमाने लगा है, ठीक है, क्योंकि आप पेटेंट के बारे में नहीं जानते थे। तो इसके बारे में हमको समझना, ठीक है। एक पेटेंट के लिए अपने विचार को पंजीकृत या रजिस्टर करके इस सब को रोका जा सकता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है, ताकि आपका विचार कहीं दूसरा ना चुरा ले। एक पेटेंट एक कानूनी दस्तावेज है जो सरकार निर्माता को जारी करता है, उसे विचार के एक दस्तावेज है पेटेंट, ठीक है, कानूनी दस्तावेज है जो सरकार जो है सो निर्माता, यानी कि जो चीज़ निर्माण करता है निर्माता को जारी करती है, उसे विचार के प्रकाशन, पब्लिकेशन के बाद पूर्व निर्धारित समय के लिए आविष्कार को बेचने, निर्माण, उपयोग और आयात इंपोर्ट करने का विशेष अधिकार देती है। उनकी ओर से अपने उत्पादों को कौन बेच सकता है, इसे सीमित करके नवोन्मेषकों, इनोवेटर की सुरक्षा के लिए कानून द्वारा पेटेंट की आवश्यकता होती है। पेटेंट वाक्यांश के स्रोत सोर्स पुरानी फ्रेंच, पुरानी लैटिन और पुरानी अंग्रेजी हैं, ठीक है। लेकिन पेटेंटम और फ्रेंच पेटेंटी में कहा जाता है, जो दोनों खुले पत्र को इंगित करते हैं। यह पहली बार 13वीं शताब्दी के अंत में दिखाई दिया, और 1580 के दशक में वाक्यांश ने अपने वर्तमान अर्थ को तब ग्रहण किया जब इसे एक विशिष्ट वस्तु बनाने और बेचने के लिए सरकार द्वारा जारी परमिट रूप में समझाया गया था, ठीक है। तो ये जो आपका पेटेंट स्टूडेंट्स आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आपकी प्रतिभा, जो आपके विचार हैं, उसको रजिस्टर करवा लेने से आपका पेटेंट बन जाता है एक, ठीक है। अब आगे देखिए, किसी उत्पाद को
विकसित करने या बढ़ावा देने और बेचने के लिए व्यवसायों में पेटेंट का उपयोग किया जाता है। लोगों द्वारा खरीदे जाने वाले कई उत्पादों के लिए पेटेंट का उपयोग किया जाता है। एक बार जब सरकार द्वारा पेटेंट आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो यह आमतौर पर आवेदन की तारीख 20 साल तक रहता है, ठीक है। जब आवेदन आप करते हैं तो 20 साल तक आपका उसमें अधिकार होता है, फिर से आप रिन्यू करवा सकते हैं, ठीक है। एक आधिकारिक सरकारी पत्र पेटेंट वह दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति या व्यवसाय को उत्पाद बेचने का एकमात्र अधिकार देता है। एक बार पेटेंट संसाधित, प्रोसेस और अधिकृत ऑथोराइज हो जाने के बाद पेटेंट आवेदक या विक्रेता अपने माल के लिए रॉयल्टी एकत्र करना शुरू कर सकता है। रॉयल्टी किसी उत्पाद के निर्माता को उसके उपयोग के अधिकार के बदले में किया गया भुगतान है, ठीक है। उसके अधिकार के बदले में कोई किसी को पैसा देता कि आपका चीज़ हम थोड़ा सा यहाँ लगाए हैं, ठीक है, आपका बुक का थोड़ा कंटेंट ले रहे हैं, आप इसके पैसे ले लीजिए इतना, ठीक है। या उनके श्रम की पूर्ति रिम्बर्समेंट के रूप में कार्य करता है। या एक टेलीविज़न वाणिज्यिक निर्माता के रूप ले सकता है जो एक गीतकार को एक वाणिज्यिक में अपने संगीत के उपयोग के लिए रॉयल्टी का भुगतान करता है। कम से कम जब तक उत्पाद को बाजार में जारी नहीं किया जाता है तब तक पेटेंट और रॉयल्टी को फर्मों द्वारा ठोस समझौतों और व्यापार रहस्यों के माध्यम से गोपनीय रूप से बनाए रखा जाता है। जब तक जो है उसका अधिकार नहीं मिल जाता, पेटेंट नहीं मिल जाता है, तब तक अपने चीज़ों को, अपने विचारों को, अपने टेक्नीशियनों को अपने दिमाग से जो बनाया गया है उस चीज़ों को छुपा के रखा जाता है, ठीक है, ताकि कोई तीसरा आदमी न जाने। भले ही पेटेंट आवेदन अंतिम, प्रोविजनल या पूर्ण विनिर्देश स्पेसिफिकेशन के साथ दायर किया गया हो, सभी भारतीय पेटेंटों की फाइलिंग की तारीख से शुरू होने वाली 20 साल की अवधि होती है। हालांकि 20 साल की अवधि पेटेंट सहयोग संधि PCT के तहत जमा किए गए आवेदनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फाइलिंग की तारीख से शुरू होती है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। अब ट्रेडमार्क के बारे में सुनिए, ट्रेडमार्क क्या होता है, ठीक है। ट्रेडमार्क के बारे में बता रहे हैं। ट्रेड का अर्थ व्यापार है, ट्रेड जैसे कि व्यापार, बेचना वगैरह, ठीक है, ट्रेड हो गया। और मार्क का अर्थ है विशिष्ट निशान। मार्क का मतलब होता है ना निशान, मार्कर कहते हैं निशान करने वाला, ठीक है। इस प्रकार से दोनों को मिला देने पर व्यापार का विशिष्ट निशान बन जाता है, ठीक है। अधिकाधिक भाषा में कहें तो ट्रेडमार्क वो विशिष्ट पहचान या लोगो है जिसका उपयोग कारोबारी अपने उत्पाद को प्रतिस्पर्धियों, कॉम्पिटिटर्स से अलग पहचान करने के लिए करते हैं। ट्रेडमार्क को ही ब्रांड का नाम कहा जाता है, ठीक है। ट्रेडमार्क को ही ब्रांड का नाम कह सकते हैं, ठीक है। सबका एक एक ट्रेडमार्क होता है। इस प्रकार की बौद्धिक संपदा है जिसमें एक पहचाने जाने योग्य प्रतीक होता है या डिजाइन अथवा अभिव्यक्ति होती है जिससे पता चले कि ये जो आटा है या फिर ये जो चावल एक इस कंपनी का, ये पर्टिकुलर कंपनी का है, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा तभी ना आप खरीदिएगा। मूल रूप से ट्रेडमार्क वो ब्रांड या लोगो है जिसका उपयोग आप अपने उत्पाद को अपने प्रतिस्पर्धियों, कॉम्पिटिटर से अलग पहचान करने के लिए करते हैं, ठीक है। ट्रेडमार्क का आप पंजीकरण भी करवा सकते हैं जिसके माध्यम से आप अन्य लोगों को अपने पंजीकृत ट्रेडमार्क के उपयोग न करने के लिए प्रतिबंधित कर सकते हैं एवं अपने ब्रांड या लोगों को सुरक्षित कर सकते हैं। जब आप इसका पंजीकरण करवा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो आपका जो लोगो है कोई दूसरा नहीं कर सकता, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट बचा है भारत में IPR से संबंधित कानूनों का परिचय। तो IPR होता क्या है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी बौद्धिक संपदा अधिकार मानव मस्तिष्क के विचारों से उत्पन्न एक उपज है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार, ठीक है। अब देखिए, दुनिया के देश कई सदियों से अपने अपने अलग कानून बनाकर इस मानव मस्तिष्क से उत्पन्न उपज को सुरक्षित करते चले आ रहे हैं। सन 1995 में विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WTO, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 में 2016 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को मंजूरी दी थी। जो भारत सरकार ये बौद्धिक संपदा यानी IPR को जो सहमति दिया था, मंजूरी दिया था, वो 2016 में दिया था। इसका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कब दिया गया था। इस अधिकार नीति के जरिए भारत में बौद्धिक संपदा को संरक्षण और प्रोत्साहन दिया जाता है। इस नीति के तहत 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। क्या क्या है, समाज के सभी वर्गों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों के प्रति जागरूकता पैदा करना। दूसरा है बौद्धिक संपदा अधिकारों के सृजन को बढ़ावा देना, ठीक है। मजबूत और प्रभावशाली बौद्धिक संपदा अधिकार नियमों को अपनाना ताकि बौद्धिक संपदा के हकदार और लोकहित के बीच संतुलन कायम हो सके। अगला है सेवा आधारित बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशासन को आधुनिक और मजबूत बनाना। व्यवसायीकरण के जरिए बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्य निर्धारण, बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघनों का मुकाबला करने के लिए प्रवर्तन और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाना। ये सारा इनका जो उद्देश्य था, ठीक है।
अब आगे देखते हैं इसका मानव संसाधनों संस्थानों के शिक्षण प्रशिक्षण अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत बनाना और बौद्धिक संपदा अधिकारों में कौशल निर्माण करना। ठीक है, ये आपका हो गया सारा। अब देखिए आगे देखते हैं से बौद्धिक संपदा संरक्षण हेतु किए गए सरकार के प्रयास, क्या क्या प्रयास हैं सरकार के जिससे बौद्धिक संपदा भारत में जो है सो हनन ना हो। ठीक है, तो इसको देखते हैं से पेटेंट अधिनियम 1970 में पेटेंट अधिनियम आया, जो आपका जैसे कि पेटेंट आपने जो आविष्कार किए हैं उसको जाकर रजिस्टर करवा लेना है। ठीक है, पेटेंट हो गया। संशोधन अधिनियम, पेटेंट संशोधन नियम 2005 में आया। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1911 में भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम बनाया गया। पुनः स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1970 में पेटेंट अधिनियम बना और इसे वर्ष 1972 में लागू किया गया। इस अधिनियम में पेटेंट संशोधन अधिनियम 2002 और पेटेंट आपको पढ़ लेना है। ठीक है, याद भी रखना है। इस संशोधन के अनुसार प्रोडक्ट पेटेंट का विस्तार तकनीक के सभी क्षेत्रों तक किया गया। उदाहरण स्वरूप खाद्य पदार्थ, दवा निर्माण सामग्री आदि के क्षेत्र में इसे विस्तृत किया गया। ठीक है, अब देखिए ट्रेडमार्क अधिनियम क्या है। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 भारत में ट्रेडमार्क के लिए ट्रेडमार्क एक्ट 1999 बनाया गया। ट्रेडमार्क अधिनियम कब बनाया गया भारत में? तो 1999 में, राइट। ट्रेडमार्क एक्ट में शब्द, चिन्ह, ध्वनि, रंग, वस्तु का आकार इत्यादि शामिल किया जाता है। अब देखिए कॉपीराइट अधिनियम, कॉपीराइट अधिनियम जो है 1957 वर्ष 1957 में कॉपीराइट अधिनियम बनाकर बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए इस कानून को देश भर में लागू किया गया, कॉपीराइट अधिनियम वाला। ठीक है, अब देखिए वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक, पंजीकरण और संरक्षण। ठीक है, अधिनियम 1999 यह कानून सुनिश्चित करता है कि पंजीकृत उपयोगकर्ता के अतिरिक्त अन्य कोई भी उस प्रचलित उत्पाद के नाम का उपयोग न कर सके। डिजाइन अधिनियम 2000 सभी प्रकार के औद्योगिक डिजाइन का संरक्षण प्रदान करना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना था। आपका IVS जो एंटरप्रेन्योरशिप था वो फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और आप लोग के लिए एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो भी बना दिए हम, तो उसको भी आप लोग देख लेना है और वीडियो को देखते रहिए फ्रेंड्स। ठीक, और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले समय आपको बहुत लाभ होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम इतना ही बता रहे थे फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।